सो गाइज, जैसा कि आपको याद है लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक आपके डिस्कस किए थे उसमें हमारा फार्मिंग सिस्टम कंप्लीट हुआ था। एंड डेफिनेटली उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो बेस है वो कहीं ना कहीं बनना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से जो आपका मेन पार्ट या मेन जो आपके अगर हम बात करें तो टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे डेफिनेटली। अभी सबसे पहले क्रॉप का क्लासिफिकेशन, उसके बाद क्रॉपिंग सिस्टम के बाद हमारी टर्मिनोलॉजी। अब क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी बड़ा है और देखते हैं कि आज क्लासिफिकेशन के बाद सिस्टम में कहाँ पहुँच पाते हैं। क्योंकि जब क्रॉपिंग सिस्टम वर्ड आता है तो बोलने में बहुत इजी लगता है। क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग स्कीम, है ना, नाम सारे के सारे एक जैसे ही हैं। क्रॉपिंग रोटेशनल इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, है ना। जब इनको सुनते हैं तो शायद लगता है कि यार सेम ही चीज़ों के नाम बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी अलग होती हैं, सम डिफरेंट होती हैं। तो सबसे पहले आपका क्लासिफिकेशन। देखो डियर, जब वर्ड आपका आ जाता है एक क्लासिफिकेशन, तो उसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ ए क्रॉप? तो ये कहाँ है वे बाकी लोग? वो इज दिस प्रीति? प्रीति कौन है? वीडियो ऑन करिए डियर, या रिमूव किए जाओगे? इतना टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, प्लीज़ या तो अपना बोल दीजिए वरना रिमूव आप किए जा रहे हैं, फिर बैठे रहना। जी। तो डियर, यहाँ पर आपका जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या रहेगा? देखो सिंपल सी बात है, जब हम वर्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि क्लासिफाइड करना, एक दूसरे से जो है आपका डिफरेंशिएट कैसे है वो करना। तो वो हमारा क्या होता है, आपका यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन रहता है। ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होता है कि आपका, जैसे मान के चलिए अभी क्रॉप्स हैं, तो उनको अलग अलग बेसिस के ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मैंने क्या बोला? अभी जो आपके सामने क्रॉप्स होती हैं उनको आप लोग क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो अलग अलग बेसिस पर। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो आपके क्रॉप्स को डिवाइड करते हैं सीरियल्स, कोरस सीरियल्स या मिलेट्स में। ये आपका सबसे बेसिक पॉइंट था जो आपको समझाया गया था। लेकिन केवल वही नहीं होता, आपका क्लासिफिकेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं उसके, जब क्रॉप आपका कितना ड्यूरेशन फील्ड में रहता है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो उसके बेसिस पर हम हमारी क्रॉप को डिवाइड करते हैं आपका एनुअल, बाइनियल। प्लीज लिखना मत यार, ये आपके पास प्रेजेंट है, सुन लेना जस्ट एक बार इनको, क्योंकि इतना टाइम भी हमारे पास नहीं है कि इसको हम लगातार लिखते हुए चलें। ये आपके पास प्रेजेंट है डेफिनेटली, है ना, और ये चीज़ आपको पता भी है। तो अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पेन, यानी कि कितने टाइम पीरियड पर वो अपना ग्रोथ या डेवलपमेंट करेगा और लास्ट में आपका डेड हो जाएगा, तो वो कंप्लीट किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो इस चीज़ के ऊपर आपका डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। एनुअल प्लांट वो होते हैं जो कि आपका कहीं ना कहीं जो है 1 साल के अंदर अपना लाइफ साइकिल क्या करेंगे, पूरा करेंगे। मैंने क्या बोला? एनुअल प्लांट वो होते हैं जो कि आपके 1 साल के अंदर क्या करते हैं, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आपका आता है बाइनियल। बाइनियल का मतलब होता है वो प्लांट जो कि आपके 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम में अपना लाइफ साइकिल पूरा करेंगे। और उसके बाद आते हैं आपके पेरिनियल। पेरिनियल के अंदर ज़्यादातर आपके जो ट्रीज हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे। ठीक है। तो देख लो यहाँ पर डियर वंस, अगर हम बात करें एनुअल की, तो एनुअल क्या होंगे? वो प्लांट जो कि लेस देन 1 ईयर में क्या कर लेंगे, अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेंगे।
अब आप लोगों ने देखा होगा कि 1 ईयर से कम जो आपका लाइफ साइकिल पूरा करते हैं वो कौन कौन से प्लांट होते हैं। तो याद करना यहाँ पर कि ये ज्यादातर जो हमारे सीरियल्स या फिर जो क्रॉप्स हैं वो मोस्टली किस में आती हैं, एनुअल में आती हैं। अब बोलोगे सर कुछ क्रॉप्स को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं 6 मंथ में, 3 मंथ में, लेकिन हम उनको बोलते हैं बाइनियल, हम उनको बोलते हैं पेरिनियल। ऐसा क्यों? क्योंकि रीजन क्या होता है, देखो यहाँ पर हम लोग जो क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं दैट इज बेसिस ऑन द, किसके बेसिस पर हम हार्वेस्ट करते हैं, हमारी यूटिलिटी के बेस पर, हमारी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट के बेस पर, हमारी नीड के बेस पर हम उसको क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, या फिर हमारी इकोनॉमिक जो इंपॉर्टेंस है उसके बेस पर हम उसको क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी क्रॉप को जो हार्वेस्ट किया गया है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी क्रॉप को जो हार्वेस्ट किया जा रहा है तो वो एनुअल होगी या बाइनियल होगी या आपकी पेरिनियल होगी। इसका मतलब यहां पर यह है कि हमने अपनी यूटिलिटी के बेस पर आपका हार्वेस्ट कर लिया, लेकिन एक्चुअल में क्रॉप अपना कितना टाइम स्पेंड करती है फील्ड में, आपका कितने टाइम पीरियड के अंदर वो अपना प्रोडक्शन देगी, वो हमारा क्या होता है, आपका एनुअल प्लांट होता है या बाइनियल प्लांट होता है या पेरिनियल प्लांट होता है। जैसे कि आपका जितने भी सीरियल्स हैं ये 3 से 4 महीने में क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। किसके लिए? आपने प्लांट ड्राई हो जाता है इनका और आपका ग्रेन जो होता है वो प्रोवाइड करवा देते हैं, फ्रूट प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आपका एनुअल प्लांट। क्योंकि एनुअल का मतलब होता है जो लेस देन 1 ईयर में आपका क्या करेंगे, प्रोडक्शन देंगे। दूसरा हमारा क्या रहता है, बाइनियल प्लांट। बाइनियल प्लांट का मतलब क्या होता है, वो प्लांट जो कि आपके प्रोडक्शन देते हैं 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम पीरियड में। और लास्ट आपका आता है यहाँ पर पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल वो प्लांट होते हैं जो कि आपके 2 साल से ज्यादा में क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका पेरिनियल प्लांट। समझ में आ गया यहाँ पर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका अनियन की एग्जांपल ले लेते हैं। अनियन एक्चुअल में कितने में आता है, बाइनियल प्लांट में आता है, लेकिन हम हार्वेस्ट कर लेते हैं उसको 3 मंथ 4 मंथ में। क्यों? क्योंकि इसका जो बल्ब पार्ट होता है वो हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट होता है, हम उसको अपनी यूटिलिटी के बेस पर उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं 3 to 4 मंथ में। तो हम क्या काउंट करेंगे, उसको एनुअल में करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये एनुअल होता नहीं है। ये क्या होता है, आपका बाइनियल होता है। क्योंकि जब इसके अंदर फ्लावरिंग स्टॉक आएगा, फ्लावर आएगा, इसके अंदर सीड आएगा, ये सारी प्रोसेस आपकी 1 साल से ज्यादा लग जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर 15 to 18 मंथ लग जाते हैं। तो डेफिनेटली ये हमारा किस में जाएगा, आपका बाइनियल प्लांट में जाएगा। समझ में आ गया? सुगर केन, सुगर केन हमारा क्या होता है, 365 डेज में हार्वेस्ट किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम या तो उसको एनुअल बोलते हैं या बाइनियल बोलते हैं। लेकिन याद रखना सुगर केन जो आपकी क्रॉप है वो क्या है, आपकी पेरिनियल क्रॉप है, ये पेरिनियल ग्रास है। याद रखना सुगर केन एक्चुअल में क्या है, पेरिनियल ग्रास है। और सुगर केन की बात करें तो ये आपकी एक शुगर क्रॉप है, ठीक है, जो कि शुगर प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है, गुड़ प्रोडक्शन के लिए, जैगरी प्रोडक्शन के लिए इसको यूटिलाइज करते हैं। ऐसी ही एक क्रॉप शुगर प्रोडक्शन, शुगर क्रॉप का नाम है और है वो हमारी क्या है, शुगर बीट। वो हमारी नाम क्या है, शुगर बीट। तो याद रखना ये हमारी जो शुगर बीट क्रॉप है इसके अंदर शुगर कंटेंट ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू आपका यहाँ पर है शुगर केन। शुगर बीट में आपका 13 to 18% शुगर कंटेंट होता है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका 12 से 15% होता है किसके अंदर, आपका शुगर केन में। ठीक है, कितना होता है, 12 से 15% किसके अंदर है, शुगर केन में। लेकिन शुगर बीट में कितना होता है, 13 to 18% होता है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा, पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लाइफ स्पैन। बताओ समझ में आया या नहीं आया? प्लीज, कोई डाउट है किसी को, कोई क्वेश्चन है किसी को? जी चलिए, तो क्लासिफिकेशन आपका कर रहे थे। क्लासिफिकेशन जैसे ही हम वर्ड बोलते हैं तो उस समय हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर है, जो है अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ पॉलिनेशन, मोड ऑफ लाइफ स्पेन, आगे भी और भी बहुत सारे हैं। लेकिन सबसे पहले आपका क्या हुआ, लाइफ स्पेन। दूसरा हमारा क्या है, पॉलिनेशन। देखो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, इस बात को समझते हैं। इसका मतलब ये होता है डियर कि आपने देखा होगा आपकी क्रॉप के अंदर अगर सेल्फ पॉलिनेशन है, ये प्लांट आपके जो है 3 क्लासेस में डिवाइड करते हो, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? जी, तो यहां पर अब आपका क्या होगा कि आपका जो क्रॉप है
वो सेल्फ पोलिनेटेड है। इसका मतलब क्या होगा, ऐसे प्लांट जो कि हमारे ग्रो करवाए जा रहे हैं जिसके अंदर पोलिनेशन जो आपका होता है, पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर देखिए आपका, इसमें आपका सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा ये आपका क्या है, फ्लावर। फ्लावर के अंदर ये हमारा क्या है, बीच वाला फीमेल पार्ट है, और ये आपका क्या होता है, मेल पार्ट होता है। मेल के अंदर ये जो आपका डंडी है इसको फिलामेंट बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हो, एंथर, और दोनों को मिला के आप क्या बोलते हो, स्टेमन। ये रहा आपके सामने। एंथर से क्या होता है, पोलन आपका क्या होता है, जर्मिनेट होता है। एंथर से आपका पोलन जो है वो स्प्रेड होता है, और ये पोलन कहां पर आता है, फीमेल पार्ट पे आता है, जिसे आप स्टिग्मा बोलते हो। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी 3 पार्ट होते हैं, और पोलन ट्यूब इसमें क्या होगा आपका बनेगा, और यहां पर जाकर क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन होगा और आपका फ्रूट या सीड जो है बनेगा। मैच्योर ओवरी को आप लोग बोलते हो क्या, फ्रूट, और मैच्योर ओव्यूल क्या होता है, ये रहा बेटा, जहां पर आपका सीड जो बन रहा है वो आपका क्या होता है, मैच्योर ओव्यूल होता है। मैच्योर ओव्यूल इज द सीड बट मैच्योर ओवरी इज द फ्रूट। वॉइस आउट हो रही है और वीडियो भी आउट हो रही है, ऐसा हो रहा है बेटा सभी के साथ? हु इज दिस पर्सन? क्या मेरा वीडियो फ्लक्चुएट कर रहा है, और क्या मेरी वॉइस भी फ्लक्चुएट कर रही है? तो डियर वंस, जिसका कर रहा है, गुरविंदर, गुरविंदर मेरे भाई अपना खुद का नेटवर्क चेक करो, बिकॉज फ्रॉम माई साइड देर इज नो प्रॉब्लम, है ना। चलिए, कहाँ पर थे भाई, हाँ। तो देखो क्या है, ये आपका फीमेल पार्ट और ये आपका मेल पार्ट। पोलन का ट्रांसफर होना वही क्या होता है, पोलिनेशन। अगर ये सेम फ्लावर से या सेम प्लांट से अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या आपका, सेल्फ पोलिनेशन। मतलब उसी प्लांट के उसी मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर क्या हो जाएगा, पोलन का ट्रांसफर हो जाएगा, उसे हम क्या बोल देंगे, पोलिनेशन। लेकिन अगर वो आपका यहां पर दूसरे प्लांट पर पोलिनेशन होने वाला है तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन। सेम प्लांट पर तो सेल्फ और दूसरे पे तो क्रॉस। अब देखो एक सिंपल सी बात है, अगर वही चीज है कि आपका सेल्फ पोलिनेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की एक घर के अंदर अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो वो हमारा क्या हो गया, सेल्फ पोलिनेशन होगा। लेकिन वही बात है कि अगर दोनों की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उस केस में वहां पर क्या होगा, वो आउट आपका क्या करेगा, पोलिनेशन करेगा या क्रॉस पोलिनेशन करने का काम करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो देखो डियर, यहां पर क्या होगा कि आपका जो सेल्फ पोलिनेशन है उसमें प्लांट अपने कुछ कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से वो सेल्फ पोलिनेटेड होते हैं। सबसे पहला होता है क्लिस्टोगैमी। क्या होता है, क्लिस्टोगैमी। उस कंडीशन की वजह से क्या होगा कि प्लांट आपका जो है वो क्या करेगा, सेल्फ पोलिनेशन करेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो फ्लावर है इसके अंदर ये क्या होते हैं, पेटल होते हैं। समझ में आया? ये हमारे क्या होते हैं, पेटल। ये पेटल आपका क्या करते हैं, इसको एनक्लोज करके रखते हैं। समझ में आया? तो इसमें फ्लावर कभी भी आपका ओपन होता ही नहीं। अब फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ तो क्या चांसेस है कि मेल कहीं और से आएगा और फीमेल कहीं और से आएगा? नो। तो उस कंडीशन को आप लोग क्या बोलते हो, क्लिस्टोगैमी। अगर ऐसा हो जाए कि पहले पोलिनेशन हो और बाद में आपका फ्लावर ओपन हो तो उस कंडीशन को आप लोग क्या बोलते हो, चैज्मोगैमी। क्या बोलते हो, चैज्मोगैमी। समझ में आया? मान के चलिए यहां पर क्या है, क्लिस्टो। क्लिस्टो का मतलब होता है एक आप मतलब किसी चीज को क्लिस्ट करना, मतलब किसी को बांध देना। समझ में आया? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कोई पर्सन पहले से ही आपने क्या किया हुआ है, टाई करके बांध के रखा हुआ है, ठीक है, जैसे आज क्या है, दशहरा, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बधाई, है ना, दशहरा की बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छे से भगवान करे कि आपके अंदर जो भी रावण है या शूर्पणखा है ना, वो मर जाए डेफिनेटली। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आपको अगर हम बात कर रहे थे कहाँ पर, वापस आते हैं हमारी चैज्मोगैमी पे या क्लिस्टोगैमी पे। तो क्लिस्टोगैमी में क्या है कि प्रेजेंट टाइम में रावण को बांध के रखा हुआ है और जाके दूसरा रावण उसको क्या मारने वाला है, तीर मारने वाला है। मुझे पता है आपने देखना होगा डेफिनेटली वो चीज़, और अब आज आपकी छूट गई होगी गलती से, तो माफ़ी चाहता हूँ, है ना। कोई बात नहीं, बाद में आपको वीडियो मिल जाएगी कहीं ना कहीं, है ना। एक रावण को दूसरे रावण को मारते हुए तो देखना है, आज तो यही हालात है।
मारते हुए भी नहीं देख सकते, जलाते हुए देखोगे, है ना। वो रावण तो बहुत सही था, है ना, ज्ञानी था भाई। चलिए वापिस आते हैं, क्लिस्टोगैमी मतलब उसको बांध के रखा हुआ है, जाके मारना है, तो डेफिनेटली इसमें पहले से वो क्या है, एनक्लोज कंडीशन में है। दूसरे में क्या है, चेज्मोगैमी, मतलब पहले चेज किया जाएगा, फिर उसके बाद उसको किल किया जाएगा। मतलब क्या है, इसके अंदर पहले पोलिनेशन होगा, बाद में फ्लावर क्या होगा आपका, ओपन किया जाएगा, ओपन हो जाएगा। समझ में आ गया, इसे आप लोग क्या बोलते हो, चेज्मोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो आपका सुन लो यार एक सेकेंड, है ना। तो इसके अंदर आपका क्या होने वाला है, आपका यहां पर पोलिनेशन का ट्रांसफर होने वाला है, और पोलिनेशन डेफिनेटली अगर हो गया तो उसी के बिहार पर हमने उसको सेल्फ और क्रॉस बोल दिया, और ओफन वो हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर परसेंटेज के बेस पे, परसेंटेज मतलब अब क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में आपका जो है अलग अलग रीजंस होते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होता है, मेल का स्टेरिलिटी होता है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मेल स्टेराइल हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लेके आते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी लेके आते हैं कि नहीं लेके आते हैं भाई, है ना। और आजकल तो और आ गया सार्कोसी, सार्कोसी एक आई थिंक सो, है ना, नाम सुना होगा आपने। तो वो कंडीशन किसके लिए है, जब मेल क्या हो आपका स्टेराइल हो, या फीमेल भी तो स्टेराइल हो सकती है, यस और नो। और दूसरा हमारा क्या कंडीशन बनती है आपका इसमें अगर देखा जाए, तो आपका क्या है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मतलब दोनों की आपस में क्या है, बन नहीं रही, ठीक है। इसका रीजन भी हो सकता है कि वहां पर आपका आपस में वो फर्टिलाइज नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, दूसरे फ्लावर के साथ क्या करेंगे, आपका फर्टिलाइज करने का काम करेंगे, पोलिनेट करने का काम करेंगे। समझ में आ गया। और दूसरा यहां पर क्या होता है, डायकोगैमी। डायकोगैमी का मतलब क्या होता है कि एक अलग टाइम पर मैच्योर होगा और दूसरा आपका अलग टाइम पर मैच्योर होगा। अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है तो उस कंडीशन में उसे आप लोग क्या बोलते हो, आपका डायकोगैमी। लेकिन डायकोगैमी में देयर आर टू टाइप ऑफ कंडीशन, फर्स्ट वन इज द प्रोटेंड्री एंड सेकंड इज द प्रोटोगाइनी। क्या बोला मैंने यहां पर, आपका क्रॉस पोलिनेशन का एक रीजन है, और क्रॉस पोलिनेशन का रीजन क्या है वो आपका यहां पर अगर देखा जाए तो डायकोगैमी, DICHOGAMY, दिस इज द डायकोगैमी। एंड रिमेंबर दैट डायकोगैमी में पहली कंडीशन आपकी क्या बनती है, प्रोटेंड्री, और दूसरी कंडीशन आपकी क्या बनती है, प्रोटोगाइनी। ये हमारी कंडीशन रहती है। प्रो का मतलब क्या होता है, पहले, और एंड्री, एंड्री मतलब एंड्रोशियम, अगर मेल पार्ट पहले, एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट, है ना। तो यहां पर अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए तो उस कंडीशन को आप लोग बोलते हो प्रोटेंड्री, एंड दिस विल बी सीन इन द मेज, सोरगम, है ना, सनफ्लावर, उसमें हमारा क्या देखने को मिलता है, आपका प्रोटेंड्री देखने को मिलता है, ठीक है। जिसके अंदर क्या होगा, आपका मेल पार्ट जो होगा वो पहले मैच्योर हो जाएगा, और डेफिनेटली अगर मेल पहले मैच्योर हो गया तो उसको किसकी नीड है, डेफिनेटली सेक्स की नीड है। वो क्या करेगा, किसी दूसरे के ऊपर क्या चला जाएगा, अपना ट्रांसफर हो जाएगा, और उसको आप लोग क्या बोल दोगे, क्रॉस पोलिनेशन बोल दोगे। उसी प्रकार से आपका अगर प्रो मतलब पहले, गायनी मतलब गायनोशियम मतलब फीमेल पार्ट अगर पहले मैच्योर हो गया तो डेफिनेटली उसको फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, पोलन की नीड है, वो क्या करेगा, किसी दूसरे से पोलन अपना मंगवा लेगा, और उसको आप लोग क्या बोलते हो, प्रोटोगाइनी। एंड दिस विल बी सीन इन द पर्ल मिलेट। और ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल से 99% क्वेश्चंस के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? पक्का? कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का किसी भी प्रकार से नहीं है क्या? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, देखो वर्ड सुनिए पहले, इस वर्ड को देखिए, सेल्फ इन कॉम्पेटिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, इनकॉम्पेटिबल मतलब बताता हूं कैसे, बेस्ट एग्जांपल लीजिए। आप किसी ऑफिस में क्या करते हो, वर्क करते हो, आपके साथ एक पर्सन है, दूसरा कोई, आप दोनों को क्या मिला, एक प्रोजेक्ट मिला। मैंने क्या बोला, आप दोनों को एक प्रोजेक्ट मिला। प्रोजेक्ट ये है कि आपको कोई भी काम मतलब मिलके करना है। डेफिनेटली आप दोनों की एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग
नहीं है। क्या मुझे एक बात बताइए, क्या वो काम आप दोनों मिलके कर पाओगे कभी भी? नो। डेफिनेटली अगर बॉन्डिंग नहीं है तो उस केस में क्या होगा, आपका यहां पर कभी भी जो है वो वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सेम उसी प्रकार से जब एक ही घर में एक मेल है एक फीमेल है, उन दोनों में जब आपस में कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है तो उनके बीच में कभी भी क्या आपका सेक्स हो पाएगा? नो। तो डेफिनेटली अगर ये नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आपका यहां पर है डेफिनेटली एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होगा, सीड फॉर्म नहीं होगा, फ्रूट फॉर्म नहीं होगा, और इसी वजह से यहां पर आपका क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस रहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जब सेल्फ पोलिनेशन होता है तो उसमें चांसेस क्रॉस के रहते हैं। डेफिनेटली देखो क्रॉस के चांसेस तो कभी भी हो सकते हैं ना, यस और नो? ठीक है। तो आप जैसे मान के चलिए दो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो मतलब कभी आज तक अलग नहीं हुए, लेकिन चांसेस 0% तो कभी होते ही ना, कभी भी कोई लड़ाई हो जाए कुछ हो जाए, है ना? तो चांसेस दोनों के अलग होने के हैं या नहीं है? डेफिनेटली है। तो वो चांसेस आपके सेल्फ के अंदर क्रॉस के कितने रहेंगे? लेस देन 5%। कितने रहेंगे? लेस देन 5%। लेकिन ओपन क्रॉस में कितने रहेंगे? मतलब ये क्रॉस है लेकिन ओपनली है, मतलब कभी कभी है, तो इसके अंदर चांसेस कितने रहेंगे? 5 to 30%। और जो क्रॉस है तो डेफिनेटली क्रॉस है, और इसमें चांसेस मोर देन 30%। समझ में आया या नहीं आया? अरे भाई यस और नो? ठीक है। तो क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट में भी सेल्फ के चांसेस हो सकते हैं कितने परसेंट? लेस देन 30%। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखोगे तो ये आपका आंसर कभी गलत है नहीं होगा। ये तो हमारा क्या हुआ? पोलिनेशन हुआ। अब देखो डियर, सिंपल सी बात है, आपका जब भी हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन, ये वो अंडररेटेड टॉपिक है जो आज तक हमें छुपाया या छुपाकर पढ़ाया गया। ठीक है। ये वो अंडररेटेड टॉपिक है, अगर बॉटनी या जूलॉजी जब भी हमारी आई तो हमें अंडररेट करके उसको पढ़ाया गया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये वो टॉपिक है अगर आपको माइंड में बैठ जाए तो कभी आप भूलते भी नहीं उसको। ठीक है। क्योंकि इसमें से चलो आज तो हो सकता है इतने डिफिकल्ट या टिपिकल क्वेश्चन ना आए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको समझने की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैसे? देखिए, सबसे पहले क्या होता है सेक्सुअल या एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? यानी कि सेक्सुअल के लिए हमें एक मेल और एक फीमेल की क्या होगी? नीड होगी। यस और नो? दोनों के बीच में सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मैटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। अरे मनीष चाहल जी, मैंने क्या बोला? वापिस आता हूं मेरी बात के ऊपर। मैंने क्या कहा यहां पर है कि आपका जो है एक मेल और एक फीमेल की क्या होगी? हमें नीड होगी, और दोनों का आपस में क्या करना बहुत जरूरी है? मैटिंग। एंड देयर आफ्टर क्या होगा? उनके बीच में आपका यहां पर मैटिंग होने के बाद उनका फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, और उसके बाद क्या होगा? आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट एक एम्ब्रियो या फिर एक चाइल्ड, एक फ्रूट, एक सीड, कुछ भी आप उसको बोल सकते हो, वो आपका जो है आउटकम की फॉर्म में हमारे पास है आएगा। यस और नो? अरे यस और नो? यस। तो यहां पर आपका रिप्रोडक्शन में क्या हुआ? एक आपका सेक्सुअल और एक आपका क्या हुआ? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि आपका यहां पर डेफिनेटली जब भी, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या हुआ? फ्रूट और सीड। किसके अंदर? इसके अंदर फ्रूट और सीड। यानी कि जब सीड आपका आउटकम की फॉर्म में आ रहा है, और उस सीड से ही आप क्या करोगे? एक नया प्लांट जब ग्रो करवाओगे बेटा, तो वो आपका किसका रहेगा? किसका रहेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट रहेगा। लेकिन एसेक्सुअल में क्या रहेगा? प्लांट का कोई भी पार्ट अगर आप लोग यूज कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि कटिंग हो सकती है, स्टेम कटिंग हो सकती है, रूट कटिंग हो सकती है, आपका यहां पर लीफ कटिंग हो सकती है। स्टेम कटिंग में आपने सुना होगा फर्दर टाइप होता है, एक हार्डवुड कटिंग होती है, एक सेमी हार्डवुड कटिंग होती है, एक आपका सॉफ्टवुड कटिंग होती है, और एक आपकी हर्बेशियस कटिंग होती है। हार्डवुड कटिंग आपकी 1 ईयर की होती है, और 9 से 12 महीने तक का जो टाइम होता है उस समय आपकी अगर हम बात करें तो जो है सेमी हार्डवुड होती है। 6 से 9 महीने की अगर हम बात करें तो उसमें आपका यहाँ पर सॉफ्टवुड कटिंग होती है, सॉरी 6 से 9 महीने में हार्डवुड सेमी हार्डवुड आएगी, और जो सॉफ्टवुड कटिंग आएगी वो 3 से 4 महीने की आएगी, और लेस देन 3 मंथ यानी कि 2 से 3 महीने की आपकी जो है वो आपकी हर्बेशियस कटिंग में रहेगी, है ना? तो ये हमारा कटिंग का पार्ट रहता है। उसके बाद आपका रूट कटिंग आ जाएगा, लीफ कटिंग आ जाएगा, ये हमारा हुआ कटिंग। उसके बाद आपके ये मोस्टली जो कटिंग्स देखी जाती है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ज्यादा देखी जाती है। यस और नो?
या फिर हम जो स्टेम कटिंग में करते हैं उसमें ट्यूबर आ जाएगा, राइजोम्स आ जाएंगे, बल्ब्स आ जाएंगे। आपने देखा होगा अनियन का प्रोपेगेशन हम बल्ब के द्वारा करते हैं। आपका जो यहाँ पर गार्लिक होता है उसका प्रोपेगेशन बल्बिल्स के द्वारा करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर आपका ग्लेडियोलस, that can be propagated by the combs, that can be propagated by the combs, and if you will see and if you will go after that कि इसके अंदर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसके अंदर आपका जो है जिंजर की बात करें, अदरक की बात कर लेते हैं, या हल्दी की बात करें, तो ये राइजोम के द्वारा प्रोपेगेट होते हैं। और हमारा जो पोटैटो है वो आपका ट्यूबर के द्वारा प्रोपेगेट होता है। यस और नो, है ना। ये हमारे क्या रहे प्रोपेगेशन के अंदर आपका जो है आपने देखा, समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आपका अगला पार्ट क्या हो सकता है, अगला हो सकता है कि उसके अंदर आपका ग्राफ्टिंग किया जा सकता है, आपका बडिंग किया जा सकता है, आपका लेयरिंग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या रहते हैं, एसेक्सुअल प्रोपेगेशन के पार्ट रहते हैं। लेकिन ये हमारा थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर का पार्ट नहीं है, तो डेफिनेटली इतने डीप में जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर टॉपिक हमें पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें क्या होना चाहिए, एक नॉलेज होना चाहिए, जो कि हमारे लिए क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया या नहीं आया। यहां तक कोई डाउट है किसी का, कोई क्वेश्चन है किसी का। चलिए, तो देखो डियर, ये हमारा क्या हुआ, आपका रिप्रोडक्शन के बेस पे हमने डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं तो ये आपका प्रोपेगेशन वगैरह, देखो यार इमेजेस वगैरह में कुछ रखा नहीं है, समझ लेना इनको, है ना। और नेक्स्ट आपका सेल्फ क्रॉस हो चुका है, ओपन क्रॉस हो चुका है, और ये आपके एग्जाम्पल रहे, आपके सामने हैं, इनको याद कर लेंगे आप लोग डेफिनेटली। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगला पार्ट हमारा है एनुअल, बाइनल और पेरिनियल। इनके एग्जाम्पल भी आपके सामने हैं और डेफिनेटली आप लोग इनको क्या कर लोगे, रीड आउट कर लोगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपका प्लांट आ गया इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के बेस पे। इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस क्या होती हैं कि वो कहाँ सर्वाइव करते हैं, वो ग्रो कहाँ करते हैं, उसके बेस पे हम उसको क्या करते हैं, आपका डिवाइड करने का काम करते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो एक चीज याद रखिएगा डियर, जब भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका इनको डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस, तो इसमें सबसे पहले आपका क्या होगा, एक्वेटिक या हाइड्रोफिटिक। एक्वेटिक या हाइड्रोफिटिक की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, वो प्लांट जो कि वाटर के अंदर क्या करते हैं, ग्रो, जैसे कि लिली, अरे भाई सुना होगा लिली का फ्लावर है ना। या फिर आपका अगर हम बात करें तो नॉर्मली एक्वेटिक प्लांट की फॉर्म में जो आपके एक्वेटिक फर्न्स होती हैं वो भी किस में जाती हैं, वो भी इसी में जाती हैं, जैसे कि एजोला। बेस्ट एग्जांपल क्या आपका, एजोला, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एपीफिटिक, एपी मतलब किसी के अबव और फिटिक मतलब प्लांट, जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं वो आपके क्या होते हैं, एपीफिटिक प्लांट। और नेक्स्ट आपके हैं हेलोफाइट प्लांट या हेलोफिटिक प्लांट, ठीक है। देखो डियर, हेलोफिटिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि आपके यहाँ पर ग्रो करते हैं सोल्टी कंडीशन के ऊपर या सोल्टी सॉइल के ऊपर। समझ में आया, यस और नो। आपका परसों जो है एक टेस्ट होगा, कल परसों यानी कि कल आपका सैटरडे है, संडे है और मंडे है, 3 दिन आपकी कोई क्लास नहीं रहेगी। बट आपको इतना बता दूं कि 3 दिन क्लास तो नहीं होगी, लेकिन परसों आपका क्या रहेगा, एक टेस्ट रहेगा। और एक डियर वंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सब लोगों के लिए कि आपका जो क्लास है वो रेगुलरली हो रहा है। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों का जिसके पास भी अपना फीस डिपॉजिट हुआ नहीं हुआ, आज आपका है 15, 16, 17, 18, 19 तारीख यानी कि 19 अक्टूबर आपका लास्ट रहेगा। अगर 19 अक्टूबर तक आप अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करवाते हैं डेफिनेटली डियर वंस, तो आपके लिए कोर्स को रेगुलर रखा जाएगा। अदरवाइज आपको बिना बोले, क्योंकि देखो हमारा फंडा नहीं है कि हम पर्सनल फोन किसी को करें, मैसेज करें, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली आप हमें कॉल करोगे, हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको कॉल करने की, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा फंडा है हमारा कि ना तो हम किसी को दुखी करते हैं ना खुद दुखी होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिसका भी आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट या फिर आपको नोट्स अगर मंगवाने हैं, बार बार इन चीज़ों के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और दूसरी बात, ये रिकॉर्डिंग वगैरह की कोई बातें भी मत करना, क्योंकि जिन लोगों की अगर हम बात करें तो ये बार बार बच्चे या तो आ जाते हैं ना चले जाते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली अगर 58 to 60 स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको रेगुलर क्लासेस अगर नहीं लगाओगे तो आप लोग ही क्वेश्चन करोगे कि सर पढ़ाया नहीं था, समझ में नहीं आया। भाई मुझे एक बात बता दो कि पिछले लगातार आप जब से क्लास लगा रहे हो, चाहे 2 दिन से भी आप लगा रहे हो, तो भी आप एक बार बता दीजिए कि आपको समझ में नहीं आया। तो ऐसा हुआ कभी?
है ना, आपकी सेटिस्फेक्शन लास्ट तक हुई थी, उसके बाद मैं क्लास से गया हूं, है ना, मैंने अपना 100% दिया है, और डेफिनेटली ये नहीं कि डेमो चल रहा है या कुछ और चल रहा है, कभी आपको डेमो की फॉर्म में कोई क्लास नहीं दी है ना। तो प्लीज आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये आपका लास्ट स्ट्राइक रहेगा 19, और ना तो इसके बाद में बोलूंगा ना मैं इससे पहले आपको बोलूंगा, ठीक है। तो आपका 19 को अगर पेमेंट आएगा तो शाम को आप क्लास लगाओगे, अदरवाइज आपके पास लिंक नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार नहीं मैसेज करूंगा ना कॉल करूंगा, ठीक है डियर। चलिए, ये सभी के सामने बात है, कोई किसी से छुपी हुई बात नहीं है, और ना ही किसी सेकंड पर्सन के लिए कोई और आपका पेमेंट का सिस्टम है, ना इंस्टॉलमेंट का सिस्टम है। जो एक को बोला गया था वही सभी को बोला गया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आपका अगला पार्ट यहां पर डिस्कस कर रहे थे हम किसके अंदर, आपका हेलोफिटिक प्लांट। हेलोफिटिक वो प्लांट होते हैं जो कि सोल्टी कंडीशन के ऊपर ग्रो करते हैं, सोल्ट के ऊपर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि आपके समुद्र के नजदीक जो आपका एरिया होता है, वहां पर आपको पता होगा सोल्ट ज्यादा होता है, और उस एरिया में जो ग्रो करवाया जाता है, व्हाट इज दैट, हेलोफिटिक। नेक्स्ट है लिथोफिटिक प्लांट। लिथोफिटिक वो प्लांट होते हैं जो लिथो मतलब आपका रॉक्स पार्टिकल के ऊपर जो ग्रो करते हैं। मैंने क्या बोला यहां पर, जो रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लिथोफिटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका यहां पर क्या आता है, आपने देखा होगा ना रॉक्स के ऊपर छोटे 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 प्लांट होते हैं, कई बार पहाड़ वगैरह में घूमने आप जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मीजोफिटिक प्लांट। मीजोफिटिक जो नॉर्मल कंडीशन है, मीजोफिटिक बोल दो या फिर टेरेस्ट्रियल प्लांट बोल दो, ये एक ही बात होती है, इनमें कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। मीजोफिटिक मतलब जो नॉर्मल कंडीशन में ग्रो करते हैं, ठीक है, और जो लैंड कंडीशन में ग्रो करते हैं वो क्या है, हमारे टेरेस्ट्रियल, तो एक ही बात है। नेक्स्ट आपका है पैरासाइट प्लांट। तो पैरासाइट जो वीड आपको याद होंगे, कौन से, कस्क्यूटा, याद है क्या, कभी आपने पढ़ा होगा बीएससी के टाइम पर, लोरेंथस, औरबंकी, स्ट्रेगा, ये हमारे क्या हैं, पैरासिटिक वीड होते हैं, प्लांट होते हैं, मतलब जो दूसरे प्लांट से, पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरे का खून चूसते हैं, ठीक है। बचपन में जो थे आप लोग, तो आप लोगों ने देखा होगा आपके सर में जुएं थी, अरे होती थी कि नहीं होती थी, अब ज्यादातर तो बोले ना जी ना, ठीक है। तो आपका क्या है कि ठीक है नहीं होती थी, अच्छी बात है, लेकिन जो आपने कम से कम सुना होगा, अगर ये भी नहीं सुना है तो आपने एनिमल्स को देखा होगा, एनिमल्स के नीचे टिक्स और माइट्स होते हैं, उनके जो अडर होते हैं उनके ऊपर, या फिर जो आपके लेग्स के नीचे जो अंडर पार्ट होते हैं उनके अंदर आपने देखे होंगे ज्यादातर क्या होता है, टिक्स एंड माइट्स का अटैक हो जाता है। पूंछ के नीचे भी आपने देखा होगा टिक्स एंड माइट्स का अटैक हो जाता है, तो वो आपके क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। या फिर आपने देखा होगा कई बार आप, कोई एक ऐसा आपका साथी होता है प्यारा सा, है ना, जिसे आप पीछे छुड़ाना चाहते हो लेकिन छोड़ता नहीं है ना, वो भी आपका क्या होता है, पैरासाइट। समझ में आ गया, तो पैरासाइट समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेटली इसी प्रकार से पैरासाइट क्या रहता है, जो दूसरे के ऊपर ही रहता है, हमेशा वो उसी के ऊपर निर्भर रहता है। समझ में आई। चलिए, नेक्स्ट आपका क्या है, सेप्रोफाइट या सेप्रोफिटिक प्लांट। ऐसे प्लांट जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं। मैंने क्या बोला, ऐसे प्लांट जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं। एंड नेक्स्ट आपका क्या आएगा, सायोफाइट प्लांट, वो प्लांट जो कि छाया यानी कि शेड में ग्रो करते हैं। एंड देयर आफ्टर जीरोफिटिक प्लांट यानी कि जीरोफाइट प्लांट, वो प्लांट जो कि आपके जो है ड्राई कंडीशन के अंदर, जहां पर वाटर की क्या होती है, स्कैर्सिटी होती है, उस एरिया में जो ग्रो करेंगे उसे आप लोग क्या बोलते हो। समझ में आया या नहीं आया, यहां तक कोई डाउट है किसी का। हाँ जी, देखो एपिफिटिक और पैरासिटिक में दिन और रात का फर्क है डियर। इसमें क्या होता है, जो आपका एपिफिटिक प्लांट होता है उसमें आप लोग हमेशा याद रखना, जिसे मैं बात करता हूं कि कोई प्लांट दूसरे के ऊपर है ना, जैसे आपने देखा होगा प्लांट के जो बीच में, जैसे ऐसे टहनी जा रही है, ब्रांच जा रही है, तो इसके बीच में स्पेस होता है, लेकिन वहां पर प्लांट ग्रो हो रहा होता है। वो उसके बीच में क्या होता है, एक्चुअल में उस स्पेसिंग के बीच में प्लांट उसके ऊपर ग्रो होगा, लेकिन उससे ना तो न्यूट्रिएंट अपटेक करेगा। उसके बीच में क्या होता है, कई बार स्पेस बच जाता है, और उस स्पेस के बीच में वहां पर मिट्टी वगैरह कलेक्ट हो जाती है, और उसके ऊपर वो ग्रो करने स्टार्ट कर देता है। तो वो हमारा क्या हुआ, एपिफिटिक, बट उसको नुकसान नहीं पहुंचाता कोई भी। लेकिन जो आपका पैरासाइट प्लांट होगा, उसको जो वर्ड ही हमने क्या बोल दिया, पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है जो इकोनॉमिकली किसी को नुकसान पहुंचाए, है ना, तो जो प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पैरासाइट। ठीक है, यस और नो। जी सर। सायोफाइट, भाई मनी प्लांट देखा आपने, मनी प्लांट कहां होता है, घर के बाहर ज्यादातर लगाते हो, घर के अंदर लगाते हो। इको हो रही है, अभी भी हो रही है, अभी हो रही है। चलिए, तो याद रखना मैंने क्या बोला,
कि आपका प्लांट जो है वो जो शेड के अंदर ग्रो करवा रहे हो, छाया में जो ग्रो करवाते हो, जो घर के अंदर ग्रो करवाते हो, वो हमारे प्लांट क्या होते हैं, शेड लविंग। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपका जेड प्लांट होता है, आपका यहाँ पर अगर हम बात करें तो मनी प्लांट होता है, स्नैक प्लांट होता है, ये सारे के सारे क्या हैं, शेड लविंग प्लांट है, जिनको छाया की आवश्यकता होती है, शेड की आवश्यकता होती है। ठीक है। और अगर शेड लविंग प्लांट आपके नॉर्मल जो बात करते हैं तो हल्दी, टर्मरिक, विको टर्मरिक याद है, तो वो आपका क्या है यहाँ पर, टर्मेरिक का जो प्लांट होता है वो क्या होता है, शेड लविंग होता है। टर्मेरिक के प्लांट को हमेशा मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग के अंदर ग्रो करवाया जाता है। किसके अंदर है, मल्टी स्टेरॉइड। मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग जानते हो, डोंट वरी पढ़ेंगे अगर नहीं जानते हो तो, जिसके अंदर आपकी अलग अलग हाइट की क्रॉप को ग्रो करवाया जाता है, वो हमारा क्या होता है, मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग होता है। ठीक है। चलिए यहां पर आपके बात कर रहे थे एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन की, तो इसमें जो एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन होता है इसमें क्या रहता है, तो डियर सबसे पहले यहां पर है फूड क्रॉप। क्या है आपका, फूड क्रॉप। देखो डियर, फूड क्रॉप का मतलब होता है वो क्रॉप जिनको आप स्टेपल क्रॉप के फॉर्म में या फूड क्रॉप के फॉर्म में जिनको यूज करते हो, जिनको एक्चुअल में फूड क्रॉप में दो ही आता है, एक सीरियल और एक पल्सेस। कभी भी ऑयल सीड को आप इसमें काउंट नहीं करते हो। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। स्टेपल क्रॉप है राइस और व्हीट, जिनको मेजरली आप जो है फूड की फॉर्म में कंज्यूम करने के लिए आप जो है यूज करते हो। समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट आपका है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप मतलब जिससे क्या मिलता है आपको, पैसा, है ना। तो फिर व्हीट को बेचने से क्या मिलता है आपको, तो फिर व्हीट क्या है, तो कैश क्रॉप क्यों नहीं है ये। भाई गन्ना होता है, उसको आप चूस सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, कैश क्रॉप वो होती है जिसके अंदर 100% मार्केटेबल सरप्लस होता है, प्लस इसमें आपका विदाउट प्रोसेसिंग इसको हम जो है कंज्यूम नहीं कर सकते, प्रोसेसिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है। दोबारा सुनना मैंने क्या बोला, आपका यहां पर जब भी हम बात करेंगे किसके लिए, आपका कैश क्रॉप के लिए, तो कैश क्रॉप में क्या होगा, वो क्रॉप जिसका 100% क्या होगा, मार्केटेबल सरप्लस होगा। मार्केटेबल और मार्केटेड का मतलब क्या होता है, मार्केट का मतलब क्या होता है, देखो आप जिस भी प्लेस पे अपने प्रोडक्ट को बाय या सेलिंग कर रहे हो वो हमारा क्या है, मार्केट है। उस प्लेस को आप लोग क्या बोलते हो, मार्केट बोलते हो। ठीक है। और मार्केट एबल, एबल का मतलब क्या होता है, योग्य, यस और नो। जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट में बेच सकते हो वो हमारा क्या रहेगा, यहां पर है मार्केट एबल रहेगा। लेकिन दूसरा क्या है हमारा, मार्केटेड। मार्केटेड जो है वो वर्ड कहीं ना कहीं आपको थर्ड फॉर्म जब लग जाती है तो मतलब जो पास्ट में हुआ था, मतलब जिसको बेचा गया या बेचा जा सकता है, वो हमारा क्या है, मार्केटेड प्रोडक्ट है। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो आप अपने घर के अंदर जब प्रोडक्ट लेके आते हो तो नॉर्मली आपका जो प्रोडक्ट होता है उसको, जैसे वीट है, उसको आप कंज्यूम करने के लिए घर के अंदर सेल्फ कंजप्शन के लिए रख लेते हो। लेकिन आपका जो कॉटन है, आपका शुगरकेन है, इनको आप क्या करते हो, मार्केट में 100% सेल आउट करके आ जाते हो। लेकिन वीट वगैरह है उनको आप क्या कर लेते हो, सेल्फ कंजप्शन के लिए थोड़ा बहुत रख लेते हो। लेकिन शुगरकेन हुआ, कॉटन हुआ, जूट हुआ, इनको 100% आप कहां बेच देते हो, मार्केट में सेल आउट कर देते हो। और इससे आपका क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इनको प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। फाइबर से जब आपका कोई कुछ बनेगा, आपका प्रोडक्ट जब बनेगा तो डेफिनेटली वो मार्केट में जाने के बाद बनेगा, उसके लिए गिनिंग की रिक्वायरमेंट है। जैसे कॉटन है तो कॉटन को क्या करना पड़ता है, गिनिंग करना पड़ता है। उसका जो कॉटन सीड और सीड कॉटन होता है उनको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे ही वर्ड बोला, एक कॉटन सीड और एक सीड कॉटन, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर दीज टू थिंग्स। देखो सिंपल सी बात है, कॉटन सीड, कॉटन का बीज, कॉटन का सीड। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सीड कॉटन, तो सीड कॉटन हमें लगता है कि जैसे कोई टर्म सी होती नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये टर्म जो है इसमें सीड के ऊपर जब कॉटन आपका अवेलेबल होता है और जो फील्ड की कंडीशन से आप लेके उसको हार्वेस्ट करके आते हो, पिकिंग करके आते हो, वो हमारा क्या रहता है, आपका सीड कॉटन। ठीक है। अब उसको आने के बाद सीड को अलग किया जाएगा, फाइबर को अलग किया जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग।
ठीक है। और उसके बाद आपका जो थोड़ा बहुत फज या थोड़ा बहुत लिंट आपका उसके ऊपर बच जाएगा सीड के ऊपर, उसको रिमूव करने की प्रोसेस को आप लोग बोलते हो डी लिंटिंग। उसको आप लोग क्या बोलते हो? डी लिंटिंग। ठीक है, डेफिनेटली कॉटन में भी हम पढ़ेंगे, उससे पहले टर्मिनोलॉजी में भी हमें पढ़ेंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट आपका बात करते हैं, आपका सीरियल या ग्रेन क्रॉप हो चुकी है। वो क्रॉप जो कि आपकी सीरियल्स की फॉर्म में या ग्रेन्स की फॉर्म में जो होती हैं, जैसे कि ग्रामीनी फैमिली के जो आपके राइस, व्हीट, मेज है ना, पर्ल मिलेट, ये सारे क्या हैं सीरियल्स में। और आपके देखो सीरियल्स में आपका कोरस सीरियल भी आ जाएगा और मिलेट्स भी आ जाएंगे। ये उस दिन बताया था, आपको याद है कि ग्रामीनी फैमिली के ये दोनों ही होते हैं। और इसके अंदर क्या रहता है, आपका सीरियल्स के अंदर ही रहते हैं कौन? कोरस सीरियल भी और मिलेट्स भी। कोरस सीरियल इसलिए अलग किया गया क्योंकि इनका साइज जो है, इनके सरफेस जो होता है वो रफ होता है और इनका साइज थोड़ा सा बोल्ड होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका मिलेट्स है, इनका साइज तो स्मॉल है, बट इनकी अगर हम बात करें तो इनके अंदर न्यूट्रिएटिव स्टेटस जो होता है आपका वो ज्यादा होता है। और दूसरी बात अगर की जाए तो आपका जो यहाँ पर मिलेट्स है, उनको डाइजेशन करने के लिए ज्यादा क्या रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लेग्यूम क्रॉप, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली से पल्सेस आपकी बिलोंग करती है, उनको आप क्या बोलते हो? लेग्यूम क्रॉप। और नेक्स्ट आपका है रूट या ट्यूबर। तो डेफिनेटली जिनके आप पार्ट को कंज्यूम करते हो एज ए रूट, वो रूट क्रॉप। जिनके पार्ट को आप इकोनॉमिकली यूज करते हो एज ए ट्यूबर, वो आपका ट्यूबर क्रॉप, जैसे कि पोटैटो ट्यूबर है। और आपका यहाँ पर है जो है जिंजर, क्या है आपका? रूट है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट आपका ऑयल सीड, जिसको आप ऑयल के लिए कंज्यूम करते हो। शुगर क्रॉप अभी आपको बताई थी, है ना? तो इसके अंदर आपका एक और भी ऐड कर सकते हो, पता है? स्वीटनर क्रॉप की फॉर्म में। हाँ जी, शुगर बीट और शुगर केन तो होता ही होता है। स्टीविया, ठीक है, स्टीविया जिसको शुगर फ्री आप जो एक्चुअल में आपको बोलते हैं ना, इसके अंदर आपका नॉर्मली जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको दी जाते हैं, है ना, इसके लीफ को। ठीक है, नेक्स्ट आपका बेवरेजेस, ये बेवड़ों की क्रॉप होती है ना, चाय, कॉफी, है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट है रबड़ क्रॉप। रबड़ क्रॉप क्या होती हैं? जिनसे रबड़ आप क्या करते हो? एक्सट्रैक्ट करते हो। लेटेक्स या गम, जिससे आपका, अब वो गम वो नहीं है आपके वाला, ये गम अलग है ना, जो गोंद निकलता है। तो डेफिनेटली जो बबुल यानी कि कीकर का पेड़ जो होता है, या फिर जिनसे आप गम को यूज करते हो, आपका जो है डिफरेंट लेटेक्स जो प्रोडक्ट होते हैं उनको यूज करते हो ना, जैसे लैक वगैरह आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सॉरी, लैक इसमें आ जाएगा डाई या टेनिन में, और आपका मेहंदी भी इसी में आ जाएगा। मेहंदी का प्लांट सुना है कभी? ठीक है, और नेक्स्ट आपका है फाइबर। जूट आपका फाइबर है, कॉटन आपका क्या है? फाइबर है। और याद रखना, जूट फाइबर कैसा है? स्टेम फाइबर है। कॉटन आपका फाइबर कैसा है? सीड फाइबर है। और एगेव आपका कैसा फाइबर है? लीफ फाइबर है। और पाइनएप्पल आपका कैसा है? ये भी लीफ फाइबर है। मतलब इसके किस पार्ट को आप लोग यूज करते हो फाइबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वो हमारा क्या रहेगा? उसी के अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं बार बार आ जाते हैं, लेकिन इसको हम क्या कर देते हैं? नेग्लिजिबल। तो डेफिनेटली डियर, आपका बेस से लेके हायर पार्ट तक हम जाएंगे, टाइम आपको लगेगा डेफिनेटली, लेकिन इसी चीज के साथ हमारा क्या हो जाएगा? हर पार्ट कवर होता जाएगा। ठीक है, तो एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जितना हो सकता है कंसंट्रेशन कीजिए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, तभी आप लोग जो है उसको कवर कर पाओगे। नेक्स्ट आपका है पास्चर या फोरेज। तो जितनी भी आपकी बरसीम है, सीड, एगेव, AGAVE, पूछ लिया करो अगर नहीं पता लगता तो। ठीक है, क्या लिखा है? AGAVE, एगेव। ये पाइनएप्पल, पाइनएप्पल और एगेव दोनों कैसे हैं? लीफ फाइबर हैं। कॉटन आपका कैसा है? सीड फाइबर है। जूट आपका कैसा है? स्टेम फाइबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है, और फोरेज, फोरेज में आपका क्या आ जाएगा? बरसीम आ जाएगा, ल्यूसन आ जाएगा। और नेक्स्ट यहां पर है बायोफ्यूल। अरे जो एनिमल के फोडर या फीड के लिए आप लोग यूज करते हो, ठीक है, क्या बताऊं पास्टर का? बायोफ्यूल। बायोफ्यूल में आपका जट्रोफा प्लांट आ जाएगा, जिससे आप बायोडीजल के फॉर्म में यूज करते हो। पता है कौन सा? डीजल आपका, जिसको डीजल एज ए प्लांट बोला भी कहीं ना कहीं ज्यादा है। बायोडीजल प्लांट सुना है कभी इसको? ठीक है, जैसे कॉटन में टिंडे देखे हैं आपने, सेम ऐसे ही टिंडे इसमें होते हैं, है ना।
और उसके अंदर से आपका क्या निकाला जाता है, डीजल। डीजल को वैसे एग्जैक्टली भी यूज कर सकते हो, लेकिन रिफाइनिंग की रिक्वायरमेंट होती है फॉर बेटर आपकी मशीनरी के वर्क के लिए, ठीक है। हाँ जी सर। किसका? रबड़, रबड़ प्लांट यार, रबड़ प्लांट ही तो होता है आपका, रबड़ प्लांट ही तो बोलते हैं, साइंटिफिक नेम मुझे याद नहीं है यार उसका क्या है। रबड़ प्लांट ही तो होता है, आपने सुना नहीं क्या रबड़ प्लांट कभी? यार रबड़ प्लांट, रबड़ प्लांट ये वो रबड़, देखो सिंपल सी बात है, बचपन में हम जो पेंसिल से रबड़ बनाते थे वो बातें गई है ना, पेंसिल को छीड़ के सील के फिर बना रहे हैं रबड़। तो वो दूध में डाल के ना रात भर भिगो के छोड़ रहे हैं। किस किस का बना था वो? नहीं बना। चलिए, एरेबल प्लांट क्या होता है, नॉन एरेबल क्या होता है, और वेट प्लांट क्या होता है। देखो डियर, आपके जो प्लांट जिनको आपको पता है ज्यादा टिलेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, डीप टिलेज, क्योंकि देखो एरेबल का मतलब होता है एयर, है ना, जिनको डीप टिलेज की रिक्वायरमेंट होती है उनको आप लोग क्या बोलते हो, एरेबल प्लांट। जिनके लिए आपको जो है कम टिलेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको जीरो टिलेज के द्वारा आप सोइंग कर सकते हो, सिंपल सी बात है, वो हमारे किस में आ जाएंगे, नॉन एरेबल प्लांट। और आपके वेट क्रॉप वो आ जाएंगे जिनको पानी स्टैंडिंग कंडीशन में ग्रो करवाते हैं। तो वेट का एग्जांपल बताना। वेरी गुड। अच्छा, लेकिन इसमें भी क्या लिख रखा है, डायरेक्ट सीडेड राइस, डीएसआर के बारे में सुना होगा आपने, यस और नो, है ना। ये क्या है आपका, आर सी टी, रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी जिससे हम रिसोर्स को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। याद रखना, इसमें हम जब भी हम बात करेंगे तो आपका रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी में प्रोपेगेशन, सॉरी, आपके जो ग्रोइंग मेथड की फॉर्म में आएंगे तो वो आपका डीएसआर और एफआईआरबी मेथड, ये दोनों ही इसमें काउंट रहते हैं। या आपका जो मेथड है वो जीरो टिलेज, कौन सा, जीरो टिलेज, ठीक है। ये हमारे किसके अंदर आते हैं, आपके रिसोर्स। साहिल कुछ बोल रहे थे आप? चलिए, यहां पर ये किस में आएंगे, रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन इतने ही नहीं है, बाकी आपका लीफ कलर चार्ट, न्यूट्रिएंट असेसमेंट, आपका जो है सोइल का हेल्थ कार्ड, ये सारी चीजें किस में आती हैं, आपके रिसोर्स को कंजर्व करना। रिसोर्स को कंजर्व करने का मतलब क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। क्योंकि आपके रिसोर्स क्या है, जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्स हैं जो कि खत्म होने वाले हैं, जैसे कि पानी, वाटर, ठीक है, या फिर आपका जो टेम्परेचर क्या हो रहा है, रेज हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए मल्च, आपका प्लांट रेजिड्यू, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कौन करता है, प्लांट रेजिड्यू ही ऐड करता है, तो उसको बचाना। क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया की सिचुएशन ऐसी है जहां पर ऑर्गेनिक मैटर क्या हो चुका है, बहुत कम हो चुका है, बहुत रिड्यूस हो चुका है। तो इसकी वजह से हमें क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑर्गेनिक मैटर यहां पर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डीएसआर, डीएसआर का मतलब क्या है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपके फील्ड को नॉर्मली प्लो करते हैं, प्लो करने के बाद उसके अंदर आपका सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन करेंगे, जिसके अंदर फील्ड को लेवल किया जाएगा, और लेवलिंग करने के बाद उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, राइस की नॉर्मली सोइंग कर देते हैं, जैसे वीट की सोइंग करते हैं सीड ड्रिल से, और वो हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस कहलाता है। इसके बाद इसके अंदर आप डायरेक्टली इरिगेशन कर देते हो और आपका प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। लेकिन इसके अंदर मेजर प्रॉब्लम आपकी क्या निकल के आती है, वीड की। क्या निकल के आती है, वीड की। इस प्रॉब्लम को छुटकारा दिलाने के लिए आपके पास सबसे एक इंपॉर्टेंट मेथड यही होता है, स्टेल सीड बेड। क्या होता है, स्टेल सीड। वैसे तो हम सीड आपके वीड में पढ़ेंगे, वीड साइंस में,
लेकिन याद रखना स्टेल सीड बेड का मतलब क्या होता है कि फील्ड के अंदर नॉर्मली आपका टिलेज करके उसमें इरिगेशन वाटर दे दिया जाता है, और जिससे वजह से क्या होगा, जितने भी वहां पर वीड के प्लांट होंगे वो क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, वीड के प्लांट जितने भी ग्रो करेंगे अब हम क्या कर देंगे, उसमें टिलेज कर देंगे, जिससे क्या होगा कि वो प्लांट अर्ली स्टेज में ही क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें क्रॉप को ग्रो करवा देंगे, जिससे क्या होगा, वहां पर वीड के ग्रो होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो याद रखना, अगर कोई पूछ भी ले तो आपका स्टेल सीड बेड जो टेक्नोलॉजी है, दिस इज द बेस्ट। अब कोई क्वेश्चन आप में से आ भी सकता है कि सर इससे तो हमारा पैसा बर्बाद होगा। ऑफ कोर्स हो सकता है, इनपुट कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन राइस को प्रोडक्शन अगर करना है तो कुछ हद तक हमें इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है किसी का? कोई क्वेश्चन है किसी का? चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो देखो वेट क्रॉप, मतलब जिसके अंदर वाटर स्टेगनेंट कंडीशन में ग्रो करवाते हैं। नो टिल में आपका ये आ गया, वेट क्रॉप में आपका जो राइस आ गया, राइस के अंदर अमन और बोरो, और साथ में पैराग्रास या फिर आपका यहाँ पर जूट भी आ सकता है, क्योंकि जूट भी क्या होता है, वेट कंडीशन में ग्रो करवाया जाता है। नेक्स्ट आपका जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, तो ये आपका आता है। इसके अंदर डेफिनेटली ये अभी आपको जो है बताने की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, क्योंकि इनको आपका सभी के सभी को आगे आने वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तो उस समय इनको क्या आ जाएगा, ये आपका समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, क्लासिफिकेशन आपका ओवर होता है। लेकिन अब आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है, दैट इज द क्या, आपने कल क्या पढ़ा था, फार्मिंग सिस्टम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? फार्मिंग सिस्टम का ही एक पार्ट या सब ग्रुप, सब क्लास आपका होता है क्रॉपिंग सिस्टम। क्या बोला मैंने, क्रॉपिंग सिस्टम। देखो डियर, मैं आपको एक बार बार बात बोल रहा हूं कि शायद ठीक है आप लोगों में से कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक दिन 2 दिन 4 दिन छोड़कर क्या करते हैं, एडमिशन अपना स्टार्ट करवाते हैं। 2 दिन की क्लास छोड़ देंगे, 4 दिन की क्लास छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लास 1 दिन की छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा, 10 दिन की छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा, 15 दिन की छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा। एक ही चीज होगी, वो ये कि आपका पैसा होगा, ठीक है, क्लासेस आपकी निकलती रहेगी, और डेफिनेटली जब तक दूसरा कोई बैच स्टार्ट नहीं होगा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपकी कोई क्लास भी आप लोग ले सको। तो आपका यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है। दूसरा, अब आप खुद सोच के देखिए कि जो ये हो चुका है, चाहे ये हो गया, चलो मान के चलते हैं क्लासेस आपको समझ में आती है, लेकिन इन क्लासेस को पढ़ते हुए हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जैसे डिस्कस किया, लीफ फाइबर, जैसे मैंने बातों बातों में बोल दिया कि पाइनएप्पल है और एगेव है। बाई चांस आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीफ फाइबर। अब अगर आपने क्लास लगाई है तो डेफिनेटली आपको याद होगा कि यार यहां पर ये था। अब ये लीफ फाइबर वाला हो सकता है आपको पूरे के पूरे कहीं भी किसी में ना लिखा हुआ मिले, लेकिन डेफिनेटली ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ना मिले तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर लिखा हुआ मिल भी जाएगा तो आपको याद होगा कि नॉर्मली जो हम चीजों को आपकी जनरली जब देख लेते हैं कि यार लीफ फाइबर ठीक है कर देंगे, लेकिन जब एग्जाम में वही क्वेश्चन आपका आ रहा होता है तब आपको ये लग रहा होता है यार ये मैंने देखा था, कहीं कहीं देखा था, बस इतना होता है। और उसके बाद हम आंसर को गलत करके आ जाते हैं, और जब क्वेश्चन को करके घर पे आ जाते हैं तब कोई साथ वाला बोलता है या कोई देख लेता है बाई चांस बुक के अंदर, ओ तेरी, है ना, ये तो वही था, है ना। तो वो ओ तेरी होती है फिर बाद में, और कुछ नहीं होता है। तो वो ओ तेरी बाद में हो, इससे पता है कि आज ही आप ओ तेरी कर लो और क्लास को लगा लो, है ना। क्योंकि रीजन क्या है, उसका फायदा आपको मिल रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं यार, आपका पैसा मिल जाएगा, मुझे मुझे कोई फंडा नहीं है। और मेरे भले ही आप क्लास में 20 होंगे, 10 होंगे, 5 होंगे, पढ़ा के जाएंगे भाई हम तो यहाँ पे, ठीक है। हम निकलेंगे ही क्लास को बाद में पूरा करके, क्योंकि हमें क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। हमें तो आपकी तरह लटकाना नहीं है ना कि 2 दिन की छुट्टी कर लो, 4 दिन की छुट्टी कर लो। डेफिनेटली हमें नहीं करना है ये काम, मजबूरी है तो करना पड़ रहा है डेफिनेटली, लेकिन इसके अलावा कभी छुट्टी आपकी होगी नहीं, ठीक है। हाँ सैटरडे संडे आपका हो सकता है, नॉट ए बिग डील, बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लासेस को क्या करो, रेगुलर। जब भी आपकी क्लास हो रही है उस क्लास को लगाने का काम करें, अदरवाइज लॉस आपका है। आई डोंट केयर अबाउट दैट थिंग। क्रॉपिंग सिस्टम अभी जो मैं पार्ट करवाने जा रहा हूं, 90% याद रखना, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिख ही जाएंगे। अब बोलोगे क्या यार 2-3 टॉपिक छोड़, 2-3 क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन इस टॉपिक को करेंगे। एक क्लास आधे घंटे का टॉपिक और उसके अंदर 2 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन जब मैंने बोल दिया क्रॉस ये होता है, सेल्फ ये होता है, लेकिन एग्जाम में जब पूछ लिया जाता है ना कि सेल्फ का एग्जांपल बता दो,
तब हाथ और पैर दोनों फूल रहे होते हैं। यार एग्जाम्पल तो नहीं आता, तो करने क्या आया था यहाँ पे, नहीं आता तो पढ़ा क्या था 4 साल में। तो यही चीजें हैं, है ना। तो प्लीज इस चीज को बाद में आप रोएं, उससे अच्छा है आज ही देख लो। चलिए भाई, तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये टॉपिक आपका जिसका निकल गया, निकल गया, कल्याण हो गया, ठीक है। तो मेरे भले ही आप क्लासेस ना लगाओ एक भी, अपने को कोई फंडा नहीं है। आप क्लासेस आपकी 2000 थे, तो मंडे तक लगाएंगे, मंडे तक आपको कुछ दे देंगे जो देते रहेंगे, मंडे को उसके बाद आप झांकोगे क्या हो रहा है, ठीक है। हमें कुछ नहीं झांकना कहीं भी, ठीक है। चलिए, तो आपका क्या होगा, क्रॉपिंग सिस्टम। देखो भाई इसके अंदर क्या सिस्टम रहता है, क्या कहानी रहती है वो देखिए। वर्ड हम बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम, लेकिन क्रॉपिंग सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, आपने देखा भी होगा ये लिखा हुआ, और डेफिनेटली इसके अंदर कंफ्यूजन भी होती है। एक होता है क्रॉपिंग पैटर्न, एक होता है क्रॉपिंग क्रॉपिंग स्कीम। देखो डियर, आपका पैटर्न की बात करते हैं तो आपका एक वर्ड लिखा हुआ होता है क्रॉपिंग पैटर्न की डेफिनेशन में, ईयरली सीक्वेंस, या एक वर्ड और लिखा हुआ मिलेगा आपको, स्पेशियल अरेंजमेंट। क्या लिखा हुआ मिलेगा, ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप। किसका, क्रॉप का। क्रॉप का ईयरली सीक्वेंस या स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो आपका, या फिर आपका हो सकता है लैंड को खाली छोड़ना, मतलब फैलो छोड़ना, ठीक है। तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हो। अब आप लोग बोलोगे सर पची नहीं बात, कैसे, मैं बोलूंगा ईयरली सीक्वेंस, तो ईयरली सीक्वेंस में मैं क्या बोलूंगा, राइस के बाद वीट। स्पेशल अरेंजमेंट मतलब एक स्पेस है, उस स्पेस में क्या किया गया, अरेंजमेंट किया गया। ध्यान से सुनना, आपका कौन सी क्रॉप में किसके बाद में लगा रहा हूं, और प्रेजेंट टाइम में मैं क्रॉप को कैसे आपका ग्रो करवा रहा हूं, किस क्रॉप को कितना स्पेस दिया गया है फील्ड में, वो मेरा क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट होता है। स्पेशल का मतलब है स्पेस, अरेंजमेंट का मतलब है उसमें अरेंजमेंट करना। दोबारा सुनना मेरी बात को, यहां पर क्या होगा, जैसे मान के चलिए मेरे पास 2 एकड़ लैंड है, कितने एकड़ लैंड है, 2। इस 2 एकड़ लैंड में क्या होगा, जैसे मान के चलिए ये क्या है आपका लैंड है, उसमें यहां पर मैंने कॉटन ग्रो करवा दिया, यहां पर मैंने राइस ग्रो करवा दिया, ये आपका क्या हुआ, आपका एक पैटर्न हुआ। दूसरा क्या हो सकता है, मैंने इस फील्ड में जहां पर कॉटन लगाया है, इसके बाद यहां पर इसमें मस्टर्ड लगा दिया, जहां पर राइस लगाया है यहां पर वीट लगा दिया, इसके बाद इसको फॉलो किया, ये मेरा क्या हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि यहां पर वर्ड जब आता है आप लोगों ने सुना होगा राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम लिखा होता है, राइस वीट क्रॉपिंग पैटर्न नहीं लिखा होता, देखा होगा आपने। तो मैं बोल रहा हूं यहां पर राइस और वीट का ईयरली सीक्वेंस क्या है, पैटर्न है। आप लोग बोल रहे हो कि वो सर सिस्टम लिखा हुआ आता है, तो डिफरेंस कहां हुआ, ये दिक्कत कहां होगी कि हमें पैटर्न को और सिस्टम को समझने में कहां आपको जो है पता करना पड़ेगा। तो देखो डियर, यहां पर जब भी हम बात करेंगे अगर लिखा हुआ होगा राइस वीट क्रॉपिंग तो सिस्टम ही लिखा जाएगा, लेकिन बोल दे राइस इज या वीट इज फॉलोड बाय राइस, मेज इज फॉलोड बाय वीट, तो वो आपका क्या हो जाएगा यहां पर, क्रॉपिंग पैटर्न। मतलब एक के बाद दूसरी क्रॉप को ग्रो करवाना, लेकिन सिस्टम जो है वो थोड़ा सा टिपिकल आ जाएगा, उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमने क्या बोला, एक फील्ड के अंदर आप प्रेजेंट टाइम में क्रॉप ग्रो करवा रहे हो, उसके बाद कौन सी क्रॉप ग्रो करवाएगो वो आपका क्या हुआ, पैटर्न। और प्लस में एक प्रेजेंट टाइम में आप कौन सी क्रॉप को ग्रो करवा रहे हो, किस क्रॉप के साथ रिस्पेक्ट में। 2 एकड़ लैंड था, 4 एकड़ लैंड था, तो वहां पर कितना एरिया कौन सी क्रॉप को दिया गया, ये हमारा क्या है, अरेंजमेंट हमारा क्या है, पैटर्न। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब हमारी बात करते हैं यहां पर किस चीज की,
आपके स्कीम की। स्कीम कुछ नहीं होता, ये आपका लेआउट होता है। मतलब आप एक बात बताओ, कभी चाहोगे कि यार आपके फील्ड में नुकसान हो जाए? अच्छा, तो एक बात बताओ, जब आप क्रॉप को ग्रो करवाते हो बाय चांस, है ना, और लगातार कंटिन्यू आप क्रॉप को ग्रो करवाते हो राइस को, तो आपका वाटर कहां जा रहा है? डिप्लीट होता जा रहा है। तो क्या आप चाहोगे नुकसान हो जाए? नो। क्या आप चाहोगे कि फील्ड के अंदर लगातार फर्टिलाइजर यूज करने से आपका नुकसान हो जाए? नो। तो आप याद रखना, जब भी रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए, किसको यूज करते हुए? रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए आप अपने फील्ड के लिए प्रॉपर एक लेआउट तैयार करते हो, स्कीम तैयार करते हो। जब स्कीम वर्ड आता है तो इसे हम बोलते हैं स्कीम, आइडिया, लेआउट, प्लान। ये हमारा किसका नाम है? स्कीम के ही दूसरे नाम है। स्कीम आपने लगाई होगी डेफिनेटली। कब लगाते थे? अभी भी लगाते हो, है ना? बाय चांस कल किसी के साथ जाना हो, क्योंकि कल छुट्टी हो चुकी है ना? अब क्या बोलोगे कि सर ने फीस मांग ली है और इस बार 7,500 नहीं 8,000 मांगे हैं, ठीक है? तो अब दिक्कत कहाँ आएगी? अब दिक्कत यहाँ है कि पापा बेचारे ठीक है, बोलेंगे भाई पैसे देने ही पड़ेंगे। मंडे मुंडे नहीं, कल ही देनी है, कल नहीं दी तो कोर्स बंद है, बस है, मेरे को तो पढ़ना था, है ना? तो वो क्या हो गया, अब आपका वहां पर स्कीम हो गई। अब स्कीम में आगे क्या है? या तो पापा बेचारे हैं शरीफ इंसान, ये लो जी कोई दिक्कत नहीं भाई, पढ़ना है बेटे ने, है ना? डेफिनेटली उनको नहीं पता कि कल कहीं और प्लान है ना, वो उनको नहीं ध्यान में है, लेकिन उन्होंने क्या निकाल दिया? पैसे निकाल दिए, आपको दे दिए, आपकी स्कीम क्या हो गई? सक्सेस। अच्छा, अब क्या हुआ? अब वो आगे से आपके बाप हैं, उन्होंने क्या करना है? फोन सर को लगा ही लेना है कि सर जी मंडे तक रुक जाओ यार। मैं बोलूंगा सर टाइम तो मंडे तक का ही दिया मैंने तो बोला ही नहीं पहले का। तो बोलो अच्छा, तो फिर वो आपको पकड़ लेंगे, आजा भाई, मैंने तो सुना था तू अभी बोल रहा है, आज ही अकाउंट बंद हो रहा है, तेरे सर तो कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है? अब क्या हो गया? प्लान आपका फेल। लेकिन यहां पर क्या होगा? या तो प्लान सक्सेस होगा या प्लान क्या होगा? इन बिटवीन फेल होगा। प्लान आपका लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है, ठीक है, लगातार कंटिन्यू आप क्या कर सकते हो? बाय चांस आपको 14 फरवरी का वेट होगा, तो क्या होगा? फिर गिफ्ट बड़ा होता है, तो उस टाइम के लिए आपको पैसा हर रोज जुटाना पड़ेगा, कभी 200, कभी 400, कभी 500, है ना? पैसा आपका इकट्ठा किया हुआ पड़ा है, कहां पे? रूम के अंदर पड़ा है। भाई ये जो वॉइस आ रही है, तो देखो यहां पर क्या बोला कि पैसा आपका क्या है? इकट्ठा किया हुआ पड़ा है। और ये पैसा जो इकट्ठा किया हुआ पड़ा है, अब एक दिन मम्मी के हाथ लग गया है। तू तो बोल रहा था तेरे को 10,000 की रिक्वायरमेंट है, पड़े यहां पर 15,000 है। हाँ भाई, अब क्या हो? अब ये प्लान जो लॉन्ग टर्म का था वो क्या हो गया? फेल हो गया। या फिर आपका जो है प्लान लॉन्ग टर्म का चल ही रहा है और प्लान वैलेंटाइन डे तक हो सकता है इकट्ठे हो जाए 25-30,000, है ना? हो सकता है अंगूठी आ जाए या कुछ और आ जाए भाई, समझ में आया? तो ये हमारा क्या हुआ? आपका एक प्लान सक्सेसफुल या प्लान का क्या हुआ? फेलियर हुआ। एंड दिस इज नोन एज आपका यहां पर है स्कीम, ठीक है? उसी प्रकार से आपके फील्ड में आप क्या स्कीम लगाते हो? फील्ड में आप स्कीम लगाते हो, जैसे मान के चलिए मैंने बोला अब मैंने वीट को ग्रो करवाया हुआ है, भी वीट को ग्रो करवा दूंगा क्योंकि आगे आने वाला टाइम क्या आ गया? विंटर आ गया। मैंने सोच लिया यार वीट को ग्रो करवा देते हैं और उसके बाद में क्या ग्रो करवाऊंगा? राइस को ग्रो करवा दूंगा और उससे क्या हो जाएगा? मेरा फायदा हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? आपका अभी बारिश का टाइम बहुत ज्यादा जल्दी आ गया और बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस केस में हम राइस सॉरी वीट जो है उसको हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वीट ग्रो नहीं हो पाएगी और वीट का टाइम जो है वो निकल गया बारिश आते आते। अब आप लोग क्या करते हो? कोई आपकी अर्ली मैच्योरिंग शॉर्ट ड्यूरेशन आप क्रॉप को ग्रो करवा देते हो, तो आपका प्लान पहले ही फेल हो गया एक तो। या क्या हुआ? आपने वीट को तो ग्रो करवा दिया था, लेकिन आगे आपको पता चला कि भाई इस बार गवर्नमेंट ने प्राइस जो है किसका? सिसिमम का बहुत ज्यादा कर दिया। अब आपको पता है सिसिमम को ग्रो करवाने के लिए आपका नहीं लगेगा रुपया भी, लेकिन उस क्रॉप को ग्रो करवाया तो प्रोडक्शन आ सकता है अच्छा खासा, यानी कि आपकी मेहनत कम हो गई, इनपुट कॉस्ट भी कम हो गई और आपका इनकम उतना ही आ रहा है। तो आप लोग किसको अडॉप्ट कर लोगे? सीसेमम की, राइस की बजाय सीसेमम को। तो ये हमारा क्रॉप का प्लान, सॉरी आपका प्लान जो है अगेन क्या हो गया? फेल हो गया। या फिर आपने क्या किया? आपने प्लान बनाया था वीट राइस का, डेफिनेटली ग्रो करवा लिया। या फिर आपने क्या सोचा कि वीट और राइस के बाद, मेरा राइस के बाद अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाएगा और प्रोडक्शन होने के बाद मैं क्या करूंगा? फील्ड के अंदर एक टैंक बनवाऊंगा पानी का,
जिससे क्या होगा, मैं बाद में हॉर्टिकल्चर का बाग या एक जो आपका क्या कहते हैं ऑर्चर्ड जो है वो ग्रो करवाने का काम करूंगा। डेफिनेटली आप लोग सोच लोगे उस बात को, और हो सकता है वो सक्सेस हो जाए, या फिर क्या होगा आपका इस समय जो है बारिश बहुत ज्यादा तेज आ गई या फिर कोई और दिक्कत हो गई, उसकी वजह से क्या हो गया, आपका फील्ड के अंदर उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ और आप लोग जो है क्या नहीं ग्रो करवा पाओगे, या क्या टैंक नहीं बना पाओगे, या ड्रिप इरिगेशन नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा अवेलेबल है, कम है। तो ये हमारा क्या होता है, आपका क्रॉपिंग स्कीम होता है, प्लान होता है। लेकिन इसमें तीन चीजें बहुत नेसेसरी होती है कि आपका लैंड या क्लाइमेट क्या है, दूसरा आपका यहां पर इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके पास बजट कितना है, और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इकोनॉमिक जो आपका एनवायरनमेंट है या जो आपका रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइज करना है, उसको हमें वेस्टेज नहीं होने देना है। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग क्या करते हो, अपना प्लान जो होता है वो तैयार करते हो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता आप रहते हो राजस्थान में और सोच रहे हो ले भाई इस बार तो सेब ग्रो करवाऊंगा और अगली बार जो है किन्नू तो आ ही जाएंगे यहाँ से, समझ में आ गया? तो फिर मतलब बाड़मेर में रह के और सोचोगे इसके बारे में तो डेफिनेटली फिर वो तो आप मतलब अपने पैर पे और कुल्हाड़ी यहाँ से लेके आ रहे हो, है ना? तो वो डेफिनेटली क्या है, आपका एक पहले ही प्लान सोचा समझा गलत प्लान है। ठीक है, तो इस चीज को समझना पड़ेगा हमें। और प्लान जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग, पहले लैंड और अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, सेकंड आपके बजट के अकॉर्डिंग, और थर्ड आपका जो है यहाँ पर है रिसोर्स को यूटिलाइज प्रॉपर करते हुए। ठीक है, चलिए चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा तीसरा जो चीज आती है वो आता है क्रॉपिंग सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होता है डियर कि आपने जो क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो किया था, मैंने दोबारा सुनना मेरी बात ध्यान से, क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो किया था उसी पैटर्न को यूज करते हुए प्लस में आपके रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए आप क्रॉप को प्रोडक्शन करते हो एक सिस्टमेटिक वे से, उसके अंदर पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, इरिगेशन मैनेजमेंट करते हुए उसको आप लोग या फिर जितनी भी आपकी एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो करते हुए जब आप मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हो, वो हमारा क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम होता है। तो सिस्टम समझ में आ गया होगा कि सिस्टम का मतलब यही होता है कि जब प्रॉपरली आप क्या करते हो, क्रॉप को प्रोडक्शन करते हो विद द यूज ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न एंड विद द यूज ऑफ ए लॉट ऑफ रिसोर्सेस एंड विद द यूज ऑफ डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, दैट विल बी नोन एज क्रॉपिंग सिस्टम। तो डेफिनेटली अब बताइए कि राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम होगा आपके अकॉर्डिंग या राइस व्हीट क्रॉपिंग पैटर्न होगा? डेफिनेटली वो क्या होगा, सिस्टम होगा, पैटर्न नहीं होगा। पैटर्न तो केवल ग्रो करवाना हो गया, ठीक है, लेकिन उसको हमने क्या किया, प्रोडक्शन कर लिया है। तो प्रोडक्शन करने के लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। जस्ट ए स्पेशियल अरेंजमेंट एंड जस्ट ए ईयरली सीक्वेंस, दैट इज ओनली ए पैटर्न। बट उनको प्रोडक्शन करना, उनका रिसोर्स को यूटिलाइज करते हुए प्रोडक्शन करना, वो हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम। अब बताओ कि सिस्टम और पैटर्न में डिफरेंस समझ में आ गया, स्कीम में डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, अब आपका यहां पर आता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। वर्ड क्या आता है आपका, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। देखो डियर, एक है क्रॉपिंग इंटेंसिटी और एक है क्रॉपिंग रोटेशनल इंटेंसिटी। ये दोनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए ध्यान से। क्या बोला मैंने यहां पर, अब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं बार बार, आपके ध्यान से सुनना। और मैथ तो वैसे ही हमारे एग्रीकल्चर वालों का बहुत स्ट्रांग होता है ना? तो फिर गलती बाद में ना हो, इसलिए अच्छा है कि इसको अभी सुन ले अच्छे से, है ना? तो क्रॉपिंग आपका इंटेंसिटी और क्रॉपिंग रोटेशनल इंटेंसिटी। देखो डियर, आपको याद होगा हमने आपकी क्रॉप को ग्रो करवाया था, याद होगा, रबी में, खरीफ में। लैंड आपके पास एक ही था, 4 हेक्टेयर, उसमें कभी 3 हेक्टेयर में लगा रहे थे, कभी 2 हेक्टेयर में लगा रहे थे, याद है? वो दोबारा लगाते हैं फिर। मान के चलिए मेरे पास लैंड कितना है, 10 एकड़, ठीक है, ज्यादा हेक्टेयर का पंगा ही छोड़ते हैं, सिंपल सी बात लेते हैं, क्या, 10 एकड़। मेरे पास सीजन है पहला खरीफ, खरीफ के बाद रबी, और उसके बाद आप पता है क्या है, कुछ लोग बोलेंगे सर हमें तो क्लासिफिकेशन करवाया ही नहीं रबी, खरीफ और जायद का, और ना ही हमें क्लासिफिकेशन कराया शॉर्ट डे और लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल का। तो याद आ गया कहां करवाया था? देखो भाई, खरीफ सीजन में क्या हुआ, आपने सबसे पहले अगर हम बात करें तो
मैं एक लैंड का रेशियो बनाता हूं, तो इसमें आपके खरीफ सीजन में हुआ कि 3 एकड़ में मैंने क्या लगा दिया, राइस ग्रो करवा दिया। क्या करवा दिया, राइस। उसके बाद 3 एकड़ में मैंने क्या किया, कॉटन ग्रो करवा दिया। क्या ग्रो करवा दिया, कॉटन। और 2 एकड़ में मैंने क्या किया, कैस्टर ग्रो करवा दिया। अरे भाई अरंडी जानते हो, वो आपका आ गया। कितना हो गया, 3 और 3 6 और 2 8। और 2 एकड़ में मैंने क्या किया, आपके सीसमम को ग्रो करवा दिया, तिल को। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, 10 एकड़ लैंड हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, रबी में मैंने क्या किया, 5 एकड़ में वीट को ग्रो करवा दिया। किसको, वीट को। और 2 एकड़ में मैंने क्या किया, मस्टर्ड को ग्रो करवा दिया। कितना हुआ, 7। और 3 एकड़ में मैंने क्या किया, यहां पर है पी को ग्रो करवा दिया। क्या ग्रो करवा दिया, पी, मटर। तो ये कितने लैंड हुआ, 10। अब क्या हुआ, मैंने 5 एकड़ के अंदर हो सकता है मूंग को ग्रो करवा दिया। क्या ग्रो करवा दिया, मूंग। मैंने सोचा भी आगे राइस लगाना है, तो 5 एकड़ में मैंने क्या कर दिया, मूंग को ग्रो करवा दिया। तो 2 फायदे हो जाएंगे, एक तो लेग्यूमिनस क्रॉप है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगी, और दूसरा हमें जो है लेग्यूम क्रॉप हमारे खाने के लिए क्या हो जाएगी, पल्सेस मिल जाएंगी। समझ में आ गया? अब यहां पर क्या हुआ, आपका मूंग को 5 एकड़ में ग्रो करवाया, और 5 एकड़ मैंने क्या कर दिया, फैलो छोड़ दिए। क्या कर दिए, फैलो मतलब खाली छोड़ दिए। तो यहां पर हम काउंट कितने करेंगे, 5। जितने का यूटिलाइजेशन करोगे, जितने एरिया में क्रॉप को ग्रो करोगे, उतना ही एरिया उस पर्टिकुलर सीजन में क्या कर लिया जाएगा, काउंट कर लिया जाएगा। बताओ समझ में आई कि नहीं आई ये बात पहले? चलिए, अब यहां पर क्या हुआ डियर, कि आपका जो है उस लैंड को मैंने क्या कर लिया, काउंट कर लिया, जितने एरिया में हमने क्या किया था, आपका क्रॉप को ग्रो करवाया था। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो यहां पर आपका 10 एकड़ हुआ, अगेन आपका 10 हुआ, अगेन आपका 5 हुआ, टोटल कितना हुआ, 25। कितना होगा, 30। अच्छा 25 क्या, फिर ठीक है। देखो 25 मेरे पास क्या हो गया, एकड़ लैंड हो गया कि नहीं हो गया? लैंड मेरे पास नेट कितना है, ये आपका होता है नेट क्रॉप्ड एरिया, और ये क्या होता है आपका ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। तो याद रखना डियर कि टोटल आपका कितना एरिया में क्रॉप ग्रो करवाई जा रही है, टोटल क्रॉप्ड एरिया इन ए ईयर अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया। नेट कल्टीवेटेड एरिया क्या होगा, ये आपका होगा। और आपके टोटल क्रॉप्ड एरिया कितना हुआ, ये हुआ। तो कितना हुआ, याद रखना इसके अंदर फॉर्मूला क्या है आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी का, ये रहा। तो टोटल क्रॉप्ड एरिया इन ए ईयर अपॉन नेट क्रॉप्ड एरिया इंटू 100। अच्छा कितने थे भाई, 25/10 इंटू 100, कितनी आपकी इंटेंसिटी आ गई? अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और यही हमारे इंडिया की कितनी है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आपकी हरियाणा की कितनी है, ये 184 या 185 समथिंग है। समझ में आ गया? और इसी प्रकार से पंजाब की बात करें तो कितनी है, 189। कितनी है, 188 89 लिखा होता है, 87 लिखा हुआ है आपका। पता नहीं कौन सी वेबसाइट है, लेकिन जो आपकी पंजाब की है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, उसके अंदर जाओगे तो उसमें 188 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है। एक बार देखना, चेक करना, ठीक है? डोंट वरी, ये आपके अलग अलग रिसोर्सेस में अलग अलग लिखा होता है, तो एक बार चेक कर लीजिए। अगर लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग हमें मानना पड़ेगा जो डेटा होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आपका है क्रॉप, क्या? ये तो इंडिया की है मेरे भाई, है ना, इंडिया की है। क्योंकि देखो पंजाब हरियाणा में क्रॉप ज्यादा ग्रो होती है, तो इसलिए यहां पर ज्यादा हो जाएगी। लेकिन आपका जो वो एरिया है, जैसे मान के चलिए आप मध्य प्रदेश में जाओगे, आंध्र प्रदेश में जाओगे, उड़ीसा में जाओगे, छत्तीसगढ़ में जाओगे, तो वहां पर कई बार, और राजस्थान में जाओगे, तो वहां पर रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट भी तो एग्रीकल्चर है ना। तो मानसून आएगा तो बारिश के अकॉर्डिंग आपका क्रॉप हो जाएगा, लेकिन बाकी एरिया में कब होगा, बाकी टाइम में कब होगा, क्रॉप नहीं ग्रो करवा पाओगे। तो नेक्स्ट आपका है क्रॉपिंग रोटेशनल इंटेंसिटी। रोटेशन किसको कराते हो, क्रॉप को कराते हो, फील्ड को करवाते हो? डेफिनेटली क्रॉप ही तो रोटेट होती है।
तो भाई टोटल नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन ए ईयर अपॉन टाइम कितना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्रॉप, जैसे मान के चलिए मेरे पास क्या है, यहां पर आते हैं वापस आपकी बात के ऊपर। ये देखो, ये साल कितने थे, एक था। ठीक है, क्रॉप कितनी ग्रो हो गई, क्रॉप कितनी ग्रो होगी, चलो बताओ, मान जाऊं मैं। वेरी गुड, कुछ बोल रहे हैं 9, कुछ बोल रहे हैं 3, कुछ बोल रहे हैं 8, कुछ बोल रहे हैं 4। हट, राम खोर उल्लू के पट्टे। देखो डियर, यहां आप काउंट करोगे तो ये हो जाएगा गलत सिस्टम। यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये है अलग चीज। यहां पर क्या होता है कि पर यूनिट एरिया के अंदर जो आपका मान के चलिए ये 1 एकड़ लिया गया, तो इस 1 एकड़ में कौन सी क्रॉप लगाई थी, उसके बाद कौन सी क्रॉप लगाई थी, और उसके बाद क्या किया था, वो हमारा सीक्वेंस में आप जो लगा रहे हो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, वो हमारा क्या रहता है, रोटेशन रहता है। समझ में आया कि नहीं आया। आप 10 एकड़ में लगा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 के 10 एकड़ में सेम क्रॉप के रिस्पेक्ट में वहां पर आएगा कि जैसे यहां पर क्या लगाया, राइस, राइस के बाद फॉलो किया वीट, वीट को बाद फॉलो किया जाएगा आपका समर मूंग। ये अगर बोल दिया जाए तो देखो आप लोग क्या बोलोगे, 1 2 3 क्रॉप को ग्रो करवाया, और कितने साल में, 1 साल में। तो डेफिनेटली यहां पर क्या हुआ, 3/1 इंटू 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, 300 इसका क्रॉपिंग रोटेशनल इंटेंसिटी हो जाएगा। लेकिन अगर यही बोल दूं मैं आपका, क्या, सुनना ध्यान से, मैंने बोला राइस को ग्रो करवाया, उसके बाद वीट को ग्रो करवाया, बस हो गया आपका कल्याण। इसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला। अगले बार मैंने बोला कि मेज को ग्रो करवाया, और उसके बाद मस्टर्ड को ग्रो करवाया। अब आप लोग बताओ कि कितना टाइम पीरियड लिया इसमें, कितना टाइम पीरियड लिया, 2 साल, और क्रॉप कितनी हो गई, तो 4/2 गुना 100, तो ये डिवाइड तो कर लोगे कम से कम है, और गुणा 100 तो कर लोगे, हैं भाई, क्रॉप ही तो काउंट करनी है जितनी दी होगी, और उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड काउंट करना है। तो ये हमारा क्या निकाल लेंगे भाई, कितना क्रॉपिंग रोटेशनल इंटेंसिटी आया और कितना क्रॉपिंग इंटेंसिटी आया, निकाल लोगे, अरे यस और नो। चलिए महान आत्माओं, ये हमारा क्या हुआ, क्रॉपिंग है रोटेशनल इंटेंसिटी। आगे पढ़ना है कि रुकना है, एक मिनट, एक मिनट, हाँ क्या, एक मिनट, एक मिनट, यहां पर क्या बोला गया कि मस्टर्ड यहां पर क्या होता, भाई कुछ भी कर लो, वीट ग्रो करवा लो, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन याद रखो, वीट एक बार ग्रो हो चुका है, तो आगे मेज होगा, अगली बार वीट हो गया ना, तो दोबारा वीट आ गई, तो फिर वही बात है, क्यों 3 क्यों हो गई, क्रॉप यहां पर फिर 4 हो चुकी है, रोटेशन में तो आ गई ना ये क्रॉप है। हाँ, अगर खाली छोड़ दिया इसको बाई चांस से, तो ये फिर अब 3 है। देखो यहां पर नाम सेम होने से नहीं होगा, यहां पर मतलब है कि लैंड ऑक्यूपाई हुआ कि नहीं हुआ, उस टाइम लैंड ऑक्यूपाई वीट ने किया कि नहीं किया, डेफिनेटली किया, रोटेशन में आई कि नहीं आई। यहां पर इस प्रकार से नहीं कि आप यहां पर अकॉर्डिंग टू देखोगे तो आप नाम को मत देखो, यहां पर ये देखो कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद है चौथी। यहां पर चाहे वीट आ जाए, यहां पर दोबारा से आपका राइस वीट लगा लो, चाहे ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका अगेन 200 ही होगा, 4/2 गुना 100। समझ में आया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, लेकिन एक चीज से फर्क पड़ेगा। हाँ, अगर यहां पर क्या हुई, फोल्डर क्रॉप हो गई बाय चांस, यहां पर मैंने क्या कर ली, सोरगम एज ए फोल्डर और वीट लगा दिया, तो अब पता है क्या होगा, कभी भी फोल्डर क्रॉप को आप काउंट नहीं करोगे, और उसमें क्या लिखोगे, 3/2 गुना 100, अब आपका 150 आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई। फोल्डर क्रॉप को कभी भी काउंट नहीं किया जाएगा, ग्रीन मैन्योर क्रॉप को भी काउंट नहीं किया जाएगा। यहां पर अगर मैं लिख दूं ढेंसा, तो भी यहां पर क्या होगा, 3/2 गुना 100। बताओ समझ में आई कि नहीं आई। खाली छोड़ दिया तो भी लैंड को काउंट नहीं करोगे,
समझ में आ गया। देखो 3 चीजों के केस में आप लैंड को काउंट नहीं करोगे। एक आपका लैंड को फैलो छोड़ दिया गया, डेफिनेटली वो तो हमारा क्रॉप यूटिलाइज हुआ ही नहीं है। एक आपका अगर फोडर क्रॉप को ग्रो करवा दिया, और एक आपका यहां पर क्या हो गया, ग्रीन मैन्योर। तो यहां पर अगर मैं लिख देता मेज फोडर, मेज के ब्रैकेट में लिख देता फोडर, तो भी क्या होगा, क्या इसको मेज को हम काउंट करेंगे? नो, क्योंकि हमने साफ बोल दिया है मेज किस लिए यूज की जा रही है, एज ए फोडर, तो डेफिनेटली वो भी हमारा काउंट है नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर ये आपके माइंड में रहेगा तो डेफिनेटली आप किसको, कौन सा, उसमें तो भाई उसमें तो लैंड को हमने यूटिलाइज किया ना उसके अंदर, तो डेफिनेटली वो तो हमारा लैंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, इसीलिए तो रोटेशनल इंटेंसिटी अलग निकाली जाती है। दोनों अगर सेम हो जाए फिर तो डिफरेंस ही क्या रहा, है ना। चलिए यहां पर समझ में आया सभी को, यस और नो, कोई दिक्कत, कोई शक? तो ऑनलाइन वालों क्या है, यहीं पर छोड़ना है क्या? अबे रुक जाओ बे, हाथ खड़े करना जो बोलते हैं कि सर मतलब पढ़ना है कुछ देर, करना हाथ खड़े। वोट बहुत कम है ऑनलाइन में भाई, 1 2 3 4 वोट के थोड़े से आपके कम आ गए भाई, 4 3 7 और 7 और 3 10, बस ठीक है, मेजोरिटी माननी पड़ेगी, इलाज ही क्या है। हाँ क्या, नेक्स्ट क्रॉप इंटरक्रॉपिंग, हाँ भाई सुन लो एक बात और, यहां पर क्वेश्चन क्या आ गया है कि अगर इंटरक्रॉपिंग आ जाए तो इंटरक्रॉपिंग आ जाए तो याद रखना, इंटरक्रॉपिंग जैसे मैंने बोल दिया राइस के बीच में मैंने ग्रो करवा दिया ढेंचा को, या ढेंचा तो छोड़िए, चलिए ये तो है ही नहीं, क्रॉप ही नहीं है, मैंने बोल दिया कॉटन प्लस, यहां पर लिखा होगा, जब भी याद रखना जब भी इंटरक्रॉपिंग की बात आएगी तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा कॉटन प्लस, जैसे सीसीमम लिख दिया मैंने यहां पर, तो याद रखना ये भी एक ही क्रॉप काउंट होगी, ये कभी भी डबल क्रॉप काउंट नहीं होगी। क्या बोला मैंने, जब इंटरक्रॉपिंग भी आ जाए तब भी उसको क्या लिया जाएगा, एक सिंगल क्रॉप ही काउंट किया जाएगा, उसको कभी भी एज ए डबल क्रॉप नहीं काउंट किया जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो आज तक ये क्या हुआ हमारा कंप्लीट।